Hello everyone, welcome to this online platform. Myself is Vishesh Modi Tripathi, and today we have to discuss about the Indian economy basic introduction chapter. Indian economy basic introduction. Indian economy basic introduction. तो इसमें सबसे पहला बात आएगा कि व्हाट इज इकोनॉमी। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इकोनॉमी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? व्हाट इज इकोनॉमी। तो अगर हम बात करेंगे इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी इज रिलेटेड टू ऑल द इंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री बाय विच अ कंट्री वांट्स टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय यूजिंग ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब यह हुआ कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का जो संबंध होता है वो उसकी संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों से होता है, और इस आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से कोई देश अपने यहां अपने आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करके आर्थिक विकास के जो हाईएस्ट लेवल है उसको अचीव करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर हम बात करें इकोनॉमी क्या है, तो आप बोलेंगे किसी भी देश की जो इंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसी का स्टडी हम लोग करते हैं किसमें? इकोनॉमी में। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडी करते हैं, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जाती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जिन रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है बेसिकली वो कुछ कॉमन होती है, जैसे प्रोडक्शन, कंज्यूमशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। It means that types of economic activity are very diversified, but the main important economic activities are written here: production, consumption, exchange, distribution and investment. What is the mean of the production? Production means that to increase the utility of goods and services is called the production. यानी कि अगर आप किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता में वृद्धि कर देते हैं तो वो उसका प्रोडक्शन कहलाता है। और किसी भी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो प्रोडक्शन ही होती है। इकोनॉमी में प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उसकी इकोनॉमी का ग्रोथ उतना ही ज्यादा होगा, और उस इकोनॉमी में और जो इंडिकेटर्स होंगे, फीचर्स होंगे, वो उतने ही बेहतर होंगे। किसी प्रोडक्ट का या किसी प्रोड्यूस्ड गुड्स को यूज करना यानी उपभोग करना ही क्या कहलाता है? कंज्यूमशन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोडक्शन वाले जगह से कंज्यूमशन वाली जगह तक चीजों को पहुंचाने का काम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके लिए जिस मीडियम का यूज करते हैं वो एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। और प्रोडक्शन करने के लिए जो आपको पैसा लगाना पड़ता है या शुरुआत में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं इन जनरल। तो यानी कि इकोनॉमी के अंदर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जाती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए, और इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जरूरत होती है उसी को हम लोग इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, ये तो समझ में आ गया कि इकोनॉमी में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडी करते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी ये होती है इन जनरल। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स क्या होते हैं, तो अगर आप देखोगे डिफरेंट कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के जो गोल हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल अलग होंगे, यूएसए का अलग होगा, चाइना का अलग होगा, पाकिस्तान का अलग होगा। लेकिन कुछ कॉमन गोल होते हैं जो सारी कंट्रीज में कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स की बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हम कुछ जनरल गोल्स की बात करते हैं। जैसे हम बात करें पॉवर्टी को रिड्यूस करना, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, यानी आप ऐसे कह सकते हो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना और अल्टीमेटली इसको कंप्लीटली इबोलिश करना, मतलब शुरुआत में इसको कम करना और लास्ट में इसको पूरी तरीके से गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल हो गया। कुछ कॉमन गोल है जो हम वैसे डिक्टेट कर देते हैं, जैसे लिटरेसी रेट को बढ़ाना, किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सिविल एविएशन हो गया, या फिर लॉजिस्टिक्स हो गया, या पोर्ट्स हो गए, या रेलवे हो गया, इन सब चीजों का डेवलपमेंट करना। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना,
सोशल और इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी को कम करना और रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना, जेंडर डिस्पैरिटी और जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना, और इसी तरीके से आप देखोगे सोशल जस्टिस को इंश्योर करना। ये सारी चीजें किसी भी देश के कुछ कॉमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के गोल होते हैं जो हर देश अचीव करने की कोशिश करना चाहता है। अब ध्यान देना है कि कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी आपकी धन की, धन मतलब मनी की, और ये मनी आपको मिलेगी कहां से? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। और यही इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपने पीछे देखा है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। यानी अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल को अचीव करना है जो अनलिमिटेड है, तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू जो है अर्निंग मतलब धन बनाना होगा, और यही धन या यही मनी आप जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज करेंगे और डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगे। इसलिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है पैसे की, और पैसा आपको कहां से मिलता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमी के अंदर। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने पढ़ा, ये जो आपने दिख रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किन चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्सेस, अब ये रिसोर्सेस कई तरीके के होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्स हो गया नेचुरल रिसोर्स, और फिजिकल रिसोर्स, और एक आपका आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स। ये सारे रिसोर्सेस, यानी इन्हीं रिसोर्सेस का यूज हम करते हैं। नेचुरल रिसोर्स मतलब आपका यही जो हो गया, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, या अदर जो चीजें नेचर से मिलती है जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फिजिकल रिसोर्स, ये सारे रिसोर्सेज का यूज हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में करते हैं। यानी इनका यूज हम करते हैं किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो ये तो हो गया जनरल इकोनॉमी का डिफिनेशन। अगला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोनॉमी, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है? तो यहां पे आप हम लोग को समझना होगा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी बट द डायमेंशंस ऑफ द इकोनॉमीज आर डिफरेंट। मतलब कि इकोनॉमी के अगर प्रकार की बात करेंगे तो इकोनॉमी के प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके डायमेंशंस भी अलग अलग होते हैं। इसी के आधार पर इकोनॉमी भी अलग अलग होती है। जैसे हम अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, on the basis of development, there are three types of the economy on the basis of development. First, developed economy, second, developing economy, and third, underdeveloped economy. तो डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है? आपने अभी पढ़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के गोल्स जो कई सारे होते हैं। हमने कुछ कॉमन गोल्स बताए, जैसे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, लिटरेसी रेट को बढ़ाना, जेंडर और सोशल डिस्पैरिटी को कम करना, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी को कम करना, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, और आप देखोगे अदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आज के डेट में जैसे सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना। ये सारी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स में आती हैं। तो अगर कोई कंट्री है जिसने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के गोल को अचीव कर लिया है, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव कर चुका है, ऐसी इकोनॉमीज को हम लोग कहेंगे वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं, या फिर यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इनको हम लोग डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिक गोल्स हैं, उन कंट्रीज ने उन बेसिक गोल्स को लगभग अचीव कर लिया। तो ये हमारी जो डेवलप्ड कंट्री होंगी। और डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है? एंड डेवलपिंग इकोनॉमी इज डिफाइंड एज the economy which are striving and moving towards their higher development level from their backward development stage. मतलब जो अपनी पिछड़ी हुई अवस्था से आगे की अवस्था की ओर जाने के लिए ट्रेंड होती है, जो आगे की तरफ बढ़ रही होती है, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग कह सकते हैं कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी होती है। या आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसी इकोनॉमी जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स पूरी तरीके से अचीव तो नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में जिस तरीके से वो धीरे धीरे गोल्स को अचीव कर रहा है, फ्यूचर में वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स को जल्दी ही अचीव कर लेगा। ठीक है? तो अगर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी, तो वहां पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा होगा, पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा होगा। लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ रही होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। ठीक है? अगर आप बात करोगे रीजनल डिस्पैरिटी की, धीरे धीरे कम हो रही होगी। सोशल और इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी भी धीरे धीरे कम हो रही होगी।
जेंडर डिस्पैरिटी धीरे धीरे कम हो रही होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, इसके अलावा उस कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का और अदर चीजों का ज्यादा बेहतर स्कोप धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें उसकी फीचर्स हो जाएंगे। और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होगा, ऐसी इकोनॉमी जिसने अभी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से गोल्स को अचीव नहीं किया है और उसे गोल्स को अचीव करने में भी काफी टाइम लगेगा, उसको हम लोग अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। इन जनरल हम कह सकते हैं कि यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो कॉमन गोल्स हमने बताया, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी एक्सेट्रा, पर काम बहुत ही कम हुआ होता है और इसको अचीव करने में उसे अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर हम इन तीनों इकोनॉमी की बात करें और हम पूछे इसमें इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी का जो इसमें फीचर है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, तो वो है डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था और आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो ये बात तो सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज का लिस्ट बनाओ तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज आएंगे, जैसे उसमें इंडिया आएगा, चाइना आएगा, ब्राजील आएगा, साउथ अफ्रीका आएगा, इसके अलावा पाकिस्तान भी आ जाएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। अगर आप इंडिया, चाइना या ब्राजील के कंपेयर पाकिस्तान, भूटान या अदर कंट्रीज से करोगे या फिर तो इनको आप देखोगे कि इनके कंपेयर में ये इकोनॉमीज काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी एक अलग ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं इमर्जिंग इकोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको, इमर्जिंग इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन उसमें भी वो फ्रंट रनर है, मतलब कि जल्दी ही वो डेवलप कंट्री में बदल जाएगा। इसका मतलब ऐसे कंट्री जो डेवलपिंग इकोनॉमी में भी फ्रंट रनर होते हैं उसको हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमी में डालते हैं, जो जल्दी ही डेवलप्ड हो जाएंगे। तो इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन उसमें भी कौन सी इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। हमने बताया कि इकोनॉमी के कई टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है उनका कि किस डायमेंशन के बेसिस पर आप इकोनॉमी को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आपसे बात करेगा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, तो ये आपके तीन टाइप के होंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, अगला अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोलिंग, तो ओनरशिप एंड कंट्रोलिंग के बेसिस पर अगर बात करें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोलिंग। तो इसे हम लोग डिफाइन करने से पहले हम लोग को यह देखना होगा कि ओनरशिप और कंट्रोलिंग को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो जब आप इकोनॉमी को पढ़ोगे तो इसमें एक वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Means of production in the sense, if you want to produce any goods or services, then some basic elements which is necessary for the production and it is called the means of production. और ये means of production कौन कौन से होते हैं, उसमें आपका आ जाएगा लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये चार चीजें होती हैं बेसिक, जो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी अगर आपको किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, लेबर यानी श्रमिक जिसको बोलते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, पैसा यानी कैपिटल पूंजी की जरूरत पड़ेगी, और इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यहां होता है कि जो भी आदमी रिस्क उठाकर, इंटरप्रेन्योरशिप मतलब रिस्क उठाकर इन सब चीजों में इन्वेस्ट करता है उसको इंटरप्रेन्योर कहते हैं। इन जनरल कह सकते हैं कि जो भी पर्सन रिस्क उठाता है खासकर इंडस्ट्री के सेक्टर में उसको हम लोग इंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरशिप, ये चार चीजें हैं जो बेसिक हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अब इन चारों चीजों का ओनर कौन है, जो ओनर होगा उसी के बेसिस पर हम लोग इस इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे। यानी ओनरशिप और कंट्रोलिंग को डिफाइन करने के लिए हमको पहले मींस ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है ये डिफाइन करना होगा। हमने बताया, अब आप समझिए ओनर दो लोग हो सकते हैं, या तो ओनर जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर, और या तो गवर्नमेंट सेक्टर इसका ओनर होगा। यानी ओनर दो हो सकते हैं, या तो निजी क्षेत्र होगा या तो सरकारी क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यहीं से हमको समझना है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है। अब यहां पे हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होगी, द इकोनॉमी इन विच ऑल द मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पर सभी मींस ऑफ प्रोडक्शन
ओन्ड और कंट्रोल्ड होते हैं प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, तो ये हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। फॉर यानी अगर आप बात करोगे सब कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन ओन और कंट्रोल करता है, तो प्राइवेट सेक्टर ओन और कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब यहां पर हमको समझना होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स में अगर आप बात करोगे तो कैपिटलिस्ट यानी कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री है तो क्या होगा, उसका मेन मोटिव क्या होगा, तो मेन मोटिव होगा उसका प्रॉफिट अर्निंग, मुख्य उद्देश्य हो गया प्रॉफिट कमाना, तो मेन मोटिव इसका प्रॉफिट अर्निंग होता है। इसके अलावा इसमें सब कुछ गवर्नमेंट, इसमें सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोलिंग में होता है, इसलिए इसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है यानी वस्तु या सेवा का दाम क्या होगा, इसको डिफाइन करने का काम वैसे तो होता है प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होता है, इसलिए मार्केट की डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है कि इसका प्राइस क्या होगा। यानी अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर में मार्केट के डिमांड और सप्लाई के थ्रू किसी भी गुड्स या सर्विस के वैल्यू का डिटर्मिनेशन होता है, जिसको हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं, मूल्य निर्धारण कहते हैं। ठीक है ना, तो यानी इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन होता है मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के थ्रू। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या बेसिक फीचर्स, क्या बेनिफिट है, तो इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स को वैरायटी ज्यादा मिलती है और साथ ही साथ कंज्यूमर्स इसमें किंग की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें सब कुछ कंज्यूमर बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइसेस के ऊपर कंज्यूमर के जो चॉइसेस हैं वो डिपेंड करती हैं, इसलिए यहां पर कंज्यूमर को ज्यादा वैरायटी मिलती है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, इसलिए यहां पर कंज्यूमर को किंग कहते हैं। लेकिन इसकी सबसे जो ड्रॉबैक कंडीशन है वो क्या है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा प्रॉफिट अर्निंग के बेसिस पर काम करती है, इसलिए सोशल वेलफेयर का काम इसमें पीछे रह जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे ये समझ में आ गया। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मॉडल है, अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कहती है कि सभी सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन किसके जरिए कंट्रोल और ओन होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के जरिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था एडम स्मिथ ने। किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ की एक बुक है, इसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट का काम जो होता है वो गुड गवर्नेंस देना होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होनी चाहिए, यानी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ओन्ड और कंट्रोल होनी चाहिए, किसके जरिए, प्राइवेट सेक्टर के जरिए। ठीक है ना, तो यहां पे ये उनका कॉन्सेप्ट था। आप देखोगे इसके अलावा एक और तरीका होता है, दूसरा इकोनॉमी का टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब यहां ठीक एकदम उल्टा होगा, एन इकोनॉमी इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड द सोशलिस्ट इकोनॉमी। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के जरिए या फिर पब्लिक सेक्टर के जरिए ओन्ड और कंट्रोल्ड होते हैं, उसको हम लोग जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी या हिंदी में उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, और ये मॉडल किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। ये मॉडल दिया था कार्ल मार्क्स ने कि सब कुछ जो है किसके कंट्रोल में होना चाहिए, गवर्नमेंट के। ये दिया था कार्ल मार्क्स ने, और इनकी एक बुक का नाम था जिसका नाम था दास कैपिटल। इसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये मॉडल इन्होंने दिया। अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स की, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो सोशल वेलफेयर के थियरी पर काम करती है, उसके बेसिस पर काम करती है। इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर प्राइस को डिटरमाइन करने का काम गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, इसलिए यहां पर मार्केट फोर्सेस का उस तरीके से रोल नहीं होता है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। यानी ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी होती है, और यहां पर चूंकि गवर्नमेंट अपने सारे काम सेंट्रली प्लानिंग के थ्रू करती है, इसलिए इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कई बार कहा जाता है। ठीक है, इसकी कमियां क्या हैं, इसमें कमियां ये आती हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो कंपनियों का नंबर ऑफ कंपनियां होती है वो कम होती है, इसलिए कंपटीशन के कमी की वजह से आप देखोगे कि जहां पर भी सोशलिस्ट इकोनॉमी रही उन जगहों पर इफेक्टिवनेस उस तरीके से नहीं आई। तो जाहिर सी बात है कि जिन जगहों पर सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वहां पर भी ये मॉडल उस तरीके से ज्यादा सफल नहीं रहा। यानी कैपिटलिस्ट मॉडल आपने पढ़ लिया, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ लिया, तीसरा आप पढ़ोगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, an economy in which all the means of production are jointly operated by the public sector as well as the private sector। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर ओन्ड और कंट्रोल्ड करते हैं, उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो कॉन्सेप्ट था कि दोनों का रोल होना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट था वो जेएम कीन्स और ऑस्कर लैंग के जरिए दिया गया था। ये तीसरा टाइप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का। अगर हम बात करें इन तीनों इकोनॉमी की, तो इसमें भारत की इकोनॉमी कैसी है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड एट प्रेजेंट टाइम आल्सो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी।
बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टाइम पीरियड. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इज, देखो देखो अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें, तो 1947 टू 1991 ये आपकी है मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट ट्रेंड, और आफ्टर 1991 ये है मिक्स्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्ट ट्रेंड. यानी अगर हम भारत की इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, बट द ट्रेंड इज सोशलिस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज इज मोर इन कंपेयर टू द प्राइवेट कंपनी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस. यानी कि आजादी के समय अगर आप देखोगे मिक्स्ड इकोनॉमी तो थी भारत, लेकिन सरकारी कंपनियों की संख्या ज्यादा थी और निजी कंपनियों की संख्या कम थी, इसलिए वो मिक्स्ड इकोनॉमी के बावजूद उसका जो ट्रेंड था, जो रुझान था, वो सोशलिस्ट था. ठीक है ना. लेकिन आप देखोगे 1991 में जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो भारत में प्राइवेटाइजेशन को काफी बढ़ावा दिया गया, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे प्राइवेट कंपनियों का जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और गवर्नमेंट का रोल धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा. तो भारत की इकोनॉमी आज के डेट की अगर बात करें 1991 के बाद से, तो इंडिया की इकोनॉमी अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन अभी उसका जो ट्रेंड है वो कैपिटलिस्ट ट्रेंड है, क्योंकि अब सरकारी कंपनियों की नंबर जो है वो कम हो गया है और प्राइवेट कंपनियों का जो नंबर है वो ज्यादा हो गया है. या हम ऐसे कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा है और गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कम है. इसलिए जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है और ट्रेंड कैसा है, कैपिटलिस्ट. और आप देखोगे कि 1991 से पहले, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस हम अगर बात करें, तो गवर्नमेंट की कंपनियां ज्यादा थी, यानी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल ज्यादा था और प्राइवेट सेक्टर का कम था. इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी होते हुए भी उसका ट्रेंड कैसा था, सोशलिस्ट ट्रेंड था. ठीक है ना. ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है. मिक्स्ड इकोनॉमी तो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन दोनों के ट्रेंड में अंतर है. पहले सोशलिस्ट ट्रेंड थी और अभी कैसी ट्रेंड है, अभी जो है कैपिटलिस्ट ट्रेंड है. ठीक है ना. तो ये दूसरा टाइप हो गया. अब तीसरा टाइप है आपका, तीसरा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन. On the basis of GDP contribution, there are three types of the economy on the basis of GDP contribution: agriculture based economy, industry based economy and service based economy. ठीक है, तीन टाइप के आपके इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूशन. यानी अब हम पढ़ रहे हैं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर कितना दे रहा है. तो ध्यान देना है, आगे आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर. इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं और इसको टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है. एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी क्या होगा, एन इकोनॉमी इन विच द प्राइमरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 50% इन देयर जीडीपी इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 50% से ज्यादा है, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं. या हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग इंगेज होते हैं, उसे भी हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं. भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी बिकॉज उस समय जीडीपी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का 50% से ज्यादा था. अब अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी, तो एन इकोनॉमी इन विच द जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर देन 50% इन देयर जीडीपी इज कॉल्ड द इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी. मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसके जीडीपी में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर का होता है, उसे हम लोग इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं. अगर हम आज की बात करें तो चाइना की इकोनॉमी को हम लोग इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी कह सकते हैं. तीसरा है सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, एन इकोनॉमी इन विच द GDP contribution of the service sector is more than 50% in their GDP is called the service based economy. मतलब कि जहां पर किसी देश के जीडीपी में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होता है, उसे हम लोग सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं. एट द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज द सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बिकॉज द जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्शियरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी इज अबाउट 53 to 54%. यानी भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि सर्विस सेक्टर या
टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 53 से 54% के आसपास है, यानी 50% से ज्यादा है। तो आज अगर हम भारत की बात करें एट अ प्रेजेंट सिनेरियो में, तो इंडियन इकोनॉमी इज अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब एक और आप लोग हम देखेंगे आगे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार के आधार, या हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिकल रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। तो ये दो टाइप की होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। व्हाट इज द क्लोज्ड इकोनॉमी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द ट्रेड। ट्रेड मींस टू इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, ट्रेड दो तरीके, ट्रेड में दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। तो एन इकोनॉमी, जहां पर देखो क्लोज्ड का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जो किसी अदर कंट्री के साथ ना तो एक्सपोर्ट करती है ना तो इंपोर्ट करती है, उसे हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। एन इकोनॉमी विच इज नॉट ट्रेड टू अदर कंट्रीज, it means that which is not export or import to other countries is generally or practically called the, are theoretically called the closed economy, but in practical situation कोई भी इकोनॉमी आप देखोगे तो कंप्लीटली कोई इकोनॉमी क्लोज हो नहीं सकती है। जैसे हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें 1991 से पहले, तो भारत की इकोनॉमी जनरली क्लोज थी, लेकिन कुछ चीजों को वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बाहर से करती थी, जैसे क्रूड ऑयल हो गया या फाइटर जेट्स हो गए, अदर चीजों को। तो इंडिया की इकोनॉमी जो थी पहले वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी 1991 से पहले। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कंप्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी कोई भी जनरली होती नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, तो ऐसी इकोनॉमी जो किसी दूसरे देश के साथ ना तो एक्सपोर्ट करती है ना तो इंपोर्ट करती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी 1991 से पहले कैसी इकोनॉमी थी? क्लोज्ड इकोनॉमी थी। ठीक है ना। एंड ओपन इकोनॉमी, अब देखो क्लोज्ड इकोनॉमी कैसे होता है, ध्यान देना है। क्लोज्ड इकोनॉमी बना के रखने के लिए कोई गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में लाइसेंसिंग परमिट सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है ना। इसके अलावा कंजर्वेटिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, संरक्षणवाद, अपने उद्योगों को बचा के रखने के लिए दूसरे देशों या विदेशों से आने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर टैरिफ्स यानी कि जो ड्यूटीज होती हैं उनको बहुत ज्यादा हाई करके रखा जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा ना बिके। ठीक है, तो आप देखोगे क्लोज्ड इकोनॉमी को बना के रखने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत ही स्ट्रिक्ट बना के रखा जाता है। ठीक है, जब आप उसी इकोनॉमिक पॉलिसी को लिबरलाइज कर देते हो, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी में आपने जो ट्रेड बैरियर्स है, चाहे वो टैरिफ बैरियर्स हैं या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स है, अब जब आप उसको कम कर देते हो तो ये टैरिफ बैरियर्स कम होने से ट्रेड करना यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है और एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगता है। तो जब किसी इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग ओपन इकोनॉमी कहते हैं। और इंडिया में आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई है? ओपन इकोनॉमी में। तो अगर हम बात करें भारत की इकोनॉमी की, तो इंडिया की इकोनॉमी जो है 1991 से पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी प्रैक्टिकली। ठीक है ना, और 1991 के बाद जो है वो ओपन इकोनॉमी हो गई है। ठीक है, लास्ट एक टॉपिक हम लोग यहां पे देख लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लानिंग। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के बेसिस पे अगर हम बात करें तो दो तरीके की इकोनॉमी होती है, प्लान्ड इकोनॉमी और नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी एंड नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के जो गोल है उनको प्लान्ड करके बनाया जाता है और उसको एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर रहकर अचीव करने की कोशिश की जाती है, ट्राई किया जाता है, उसको हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। और जहां ऐसा नहीं होता है उसको हम लोग नॉन प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 1991 से पहले भी प्लान्ड इकोनॉमी था, अभी भी प्लान्ड इकोनॉमी है। पहले भारत में जो प्लानिंग का काम था वो प्लानिंग कमीशन करता था, अब भारत में प्लानिंग का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। ठीक है ना, तो भारत की इकोनॉमी इसमें कौन सी इकोनॉमी है? प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है ना, और इसमें एक और आता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो इसमें पहला होता है सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जो अपने सारे रिक्वायरमेंट के लिए, चाहे अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना, एन इकोनॉमी विच इज नॉट डिपेंड फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट टू द अदर कंट्रीज फॉर द सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी।
या हम कह सकते हैं जो अपनी जरूरतों को खुद से पूरा कर लेती है उसको सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा होता है म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी। म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी, म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ऐसी इकोनॉमी जो अपने कुछ जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होती है और दूसरे देश कुछ जरूरतों के लिए उस देश पर निर्भर करते हैं, डिपेंड होते हैं। इसका मतलब दोनों अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी। एंड in the today scenario, in the present scenario, maximum countries are the mutually dependent economy। आज के डेट में मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी है। लेकिन हम अगर बात करें सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी का क्या मतलब है, तो किसी देश में कुछ चीजें बहुत ही कॉमन होती है, जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो गया, जो बेसिक या जो सबसे बेसिक चीजें हैं या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर कोई कंट्री उसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है तब भी हम कहते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी है। लेकिन प्रैक्टिकली जो इकोनॉमीज हैं आज के डेट में वो म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी है। अगर हम इंडिया की बात करें इसमें, तो इंडिया भी कौन सी इकोनॉमी है? म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी। और कुछ इकोनॉमी होती है जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट इकोनॉमी। डिपेंडेंट इकोनॉमी क्या होता है? ऐसी इकोनॉमी जो अपनी बेसिक जरूरतों के लिए, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसे हम लोग डिपेंडेंट इकोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल भूटान या नेपाल को आप देख सकते हैं, जो अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भारत पर डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंट इकोनॉमी का एग्जांपल होगा। ठीक है ना? तो भारत इसमें म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी है।